हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माइनिंग वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर गेट एग्जाम 2027। हम सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे लिंक है। गेट का एग्जाम एज अ माइनिंग इंजीनियर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to get into Coal India, and not only Coal India but also in other exams. You can see in recent times the NTPC or NALCO or Hindalco or many other companies are recruiting through the GATE examination. So therefore, it is very very important to qualify the GATE exam as a mining engineer. So let's start the strategy for GATE 2027. देखिए होता क्या है कि गेट का एक सिलेबस तो गिवन है। ठीक है, जो फर्स्ट उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेबस। तो सिलेबस तो हमारे पास गिवन है, नोन है, ईयर बाय ईयर वही सिलेबस है। इसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं है। जो आज से 5 साल पहले था, 10 साल पहले था, आज भी वही है। बट फिर भी ऐसा देखा गया है कि एक प्रॉब्लम सिलेबस के साथ भी हम लोग फेस करते हैं। वो क्या फेस करते हैं? जो सिलेबस होता है वो अनलिमिटेड फॉर्म में चला जाता है। ये जो अनलिमिटेड फॉर्म में चला जाता है तो डिफिकल्टीज यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें उसका लिमिट ही नहीं पता है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। किसी भी चैप्टर में जब हमको उसका बाउंड्री अगर नहीं पता होगा तो वो हमारे लिए इन्फिनिटी की तरह बिहेव करने लगता है। तो आपको इसमें नहीं उलझना है। याद रखिए, सिलेबस इज लाइक ए इन्फिनिटी। माइनिंग इंजीनियरिंग में या किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेबस जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। वो कुछ वर्ड्स तो लिख देते हैं, बट वर्ड्स के अंदर में कहाँ तक हमें जाना है इसका कोई भी पैरामीटर नहीं है। उस केस में उस केस में हमें अपने सिलेबस को लिमिटेड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो लिमिटेड सिलेबस को ही हमको पढ़ना है, अनलिमिटेड की तरफ नहीं जाना है जिसका कोई भी एंड ना हो। तो लिमिटेड सिलेबस क्या होगा? तो लिमिटेड सिलेबस में मैं जो आपको बताऊंगा वो ऑलमोस्ट 95 टू 99% सिलेबस कवर हो जाता है। तो 1% सिलेबस है या 5% सिलेबस जो है उसको कवर करने के चलते हम लोग अनलिमिटेड की तरफ चले जाते हैं जिसका कोई भी एंड नहीं। और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। हम एक के बाद एक के बाद एक नए टॉपिक्स में इंटर करे जाते हैं जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है हमारे गेट एग्जाम्स को लेके। वो जस्ट नॉलेज, और समटाइम्स ड्यू टू आवर अनकॉन्फिडेंस, उसके चलते हम लोग जो है कि नए नए टॉपिक्स को इनोवेट करते रहते हैं या उस पर हम लोग डूबे रहते हैं और सब प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होती है। तो सिलेबस को सबसे पहले आपको बाउंडेड करना है। तो जो भी सिलेबस गेट जो भी अवेलेबल है हमारे पास, उसी सिलेबस को हमें पढ़ना है और एक बाउंडेड फॉर्म में पढ़ना है, ना कि अनबाउंडेड फॉर्म में, अनलिमिटेड फॉर्म में पढ़ना है। तो पहला बात, सिलेबस को लिमिटेड कर देना है कि इतना ही हमको पढ़ना है। हाँ, उतना करने से हमारा एक दो क्वेश्चन हो सकता है छूट जाए, हो सकता है कि हम ना बना पाए, तो हमारा फोकस 100 आउट ऑफ 100 भी नहीं। ठीक है, आप रीजनिंग में कुछ भी कितना भी पढ़ लीजिए, उसका कोई लिमिट नहीं है। जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है। नए नए डेली ट्रिक्स जनरेट हो रहे हैं। तो आप उसको बाई सिलेबस बाउंडेड करके या सिलेबस के थ्रू उसको कंप्लीट करने चाहेंगे तो वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो हमें जो बेसिक जो पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस जो उनका प्रैक्टिस रहा है या जिसको हम लोग रीजनिंग के टर्म में रखते हैं, जो नोन है, उन चीजों का प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस करने से एबिलिटी आती है और एबिलिटी आने से कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाइड करके पूछता है तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। और गेट में यही सबसे बड़ा चीज होता है कि क्वेश्चंस जो है रिपीट नहीं होते, मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये जो मॉडिफाइड होते हैं यही हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है कि हम कैसे इस मॉडिफाइड क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जब आपका बेस क्लियर होता है, जब सिलेबस आपके पास नोन होता है, तब आप ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ पढ़ने के चक्कर में हम जो है कि बहुत सारा चीज भूल जाते हैं या जो इम्पोर्टेंस है उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते।
ठीक है, तो ये एक पहला क्राइटेरिया हुआ। आपको सिलेबस जो है कि लिमिटेड करना है, एक दायरे में बांध देना है कि हमको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, चाहे कोई कहीं भी पढ़ा रहा हो या कुछ भी बता रहा हो। जो जानना है सफिशिएंट जानना है, सिलेबस हमारे पास लिमिटेड हो, ताकि हम अच्छे से उनका रिवीजन भी कर सकें। फर्स्ट। सेकेंड, सेकेंड इज योर कमांड ऑन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, गेट, गेट एग्जाम का फुल फॉर्म ही होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। तो ये जो एग्जाम हो रहा है, ये एक तरह से न्यूमेरिकल बेस ही ज्यादातर और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में थ्योरी कम, न्यूमेरिकल बेस ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो हमें अपने न्यूमेरिकल पार्ट को भी बहुत स्ट्रांगली कमांड करना पड़ता है। आप देखिए, जो जो भी बच्चे अच्छे रैंक लाते हैं, वो न्यूमेरिकल से ही ज्यादा अच्छा रैंक ला पाते हैं। क्यों? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आंसर उसका पता नहीं चलता है ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा हो। लेकिन न्यूमेरिकल में क्या बेनिफिट है कि आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑप्शन ए, 1 2 3 4 जो भी अवेलेबल है, आप उससे अपने आंसर को, जो भी आपने फाइंड किया हुआ है, कैलकुलेट करके निकाला हुआ है, आप उसको मैच करके आप देख सकते हैं कि आपका सही है या नहीं। तो ये एक बेनिफिट होता है। दूसरा, न्यूमेरिकल में क्या होता है, कुछ डिफाइंड मेथड्स है, कुछ डिफाइंड प्रोसेस है। ठीक है, कुछ डिफाइंड मेथड और प्रोसेस होने के चलते न्यूमेरिकल अगर हम लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर अच्छे से हमारा उसमें कमांड हो जाता है, तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन जो मैंने अभी पहले बताया वो करते हैं, तो हम उस मॉडिफिकेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन में, और फिर हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। और जो आंसर फाइंड करेंगे वो करेक्ट ही हो। क्योंकि 90% केस में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सही बना रहे हैं, बट बना के आ जाते हैं रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें मेथड नहीं पता, या प्रोसेस नहीं पता, या हमारा न्यूमेरिकल में कमांड नहीं है। हमने जिस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया हुआ था अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, वो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने के चलते हम जो है कि एकदम ब्लैंक हो गए एग्जामिनेशन में। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल में कमांड बनाना पड़ता है। न्यूमेरिकल में कमांड कैसे बनेगा? तो न्यूमेरिकल में कमांड मल्टीपल टाइप्स के जो डिफाइंड पैटर्न्स है, उस पे उसको पहले सॉल्व करना है और उस पे कमांड करना होगा। जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा, ये चेंज करने से हमारे क्वेश्चन में ये चेंज करना होगा, सॉल्यूशन में ये चेंज करना होगा, तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। सेकेंड थी, न्यूमेरिकल में मोर देन 50 क्वेश्चंस, मोर देन 50% क्वेश्चंस जो होते हैं, वो यूनिट चेंज करने से ही आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यूनिट में कमांड करना भी आपका बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूनिट में कमांड आना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट। आप अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल, तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो है कि केवल और केवल यूनिट को कंसीडर करने से ही आपका सही आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल में आपको कमांड करने के लिए एक तो प्रैक्टिस, डिफाइंड मेथड्स को याद करना होगा, और आपके यूनिट्स में आपको कमांड करना होगा। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज योर टेस्ट सीरीज, या मॉक टेस्ट जो हम लोग बोलते हैं, ये उसी का पार्ट है। होता क्या है कि हम जो कुछ भी तैयारी करके जाते हैं, जब गेट एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, फाइनल एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं, तो वो एक अलग सा प्रेशर होता है। आप सिर्फ गेट एग्जाम नहीं, आपने इससे प्रीवियसली मल्टीपल एग्जाम्स लिखे होंगे। आप ध्यान कीजिए, जब IIT JEE का एग्जाम लिखते थे, जब AIEEE का एग्जाम लिखते थे, जब आप किसी और भी कंपटीशन एग्जाम का एग्जाम लिखे होंगे, तो आप ध्यान रखिए, ध्यान दिए होंगे कि वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर बहुत ही टफ होता है। उस प्रेशर के चलते क्या होता है, कई बार आया हुआ चीज आदमी गलत कर देता है, या जाना हुआ चीज भूल जाता है।
उसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए टेस्ट सीरीज का एक कॉन्सेप्ट आया है। नाउ टेस्ट सीरीज के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस। टेस्ट सीरीज के सबसे दो बेसिक एडवांटेज क्या है उसका। एक, पहला, टेस्ट सीरीज से आपको एक तो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर को रिलीज करने या एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को कैसे टैकल किया जाए उसका एक लर्निंग हो जाता है। टेस्ट सीरीज में जब 3 घंटे या 2 घंटे जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है, हम उसमें एग्जाम जब लिखते हैं तो हमारे पास एक प्रेशर होता है कि इसी में सॉल्व करना है। हमें ना बुक्स देखना है ना कैलकुलेटर यूज करना है, जो अवेलेबल है हमारे एक सिस्टम में एग्जामिनेशन के पैटर्न की तरह जो हमारे पास अवेलेबल होता है कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर, हम उसे सॉल्व करना है। तो वो आपके प्रैक्टिस को इनहेंस करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। नाउ सेकेंड एडवांटेज क्या होता है टेस्ट सीरीज का, कि टेस्ट सीरीज देने से हमें ये क्लियर होता है कि कौन सा पार्ट हमारा वीक है, किसमें हमको फोकस ज्यादा करना है। होता क्या है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि अरे इस तरह का क्वेश्चन तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, इसमें तो हमने इस तरह का चीज को हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये जो जो हमें जो उस समय समझ में आता है, रियलाइज होता है, ये अगर हम टेस्ट सीरीज अगर दे दे तो टेस्ट सीरीज में भी जो है कि हमको ये सब चीज बार बार ध्यान में आता है कि अरे ये पोर्शन तो हमारा छूटा हुआ है, चाहे ये पोर्शन तो हमारा वीक है, या इस पोर्शन में हमने इस तरह से नहीं पढ़ा है, हमें ये भी पार्ट इसका देखना होगा। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज का एक नेगेटिव पार्ट क्या है कि आपको ये हर वीक या हर डे इसको टेस्ट सीरीज में नहीं जाना है। आप कितना भी अच्छा प्रैक्टिस कर ले, लेकिन टेस्ट सीरीज को जो है कि पर डे और पर वीक में आपको कन्वर्ट नहीं करना। आप मंथ्स में दीजिए, और स्पेशली लास्ट में जब आप आ जाते हैं, लास्ट में जब आप आ जाते हैं जनवरी के समय में जब आ जाते हैं, तब आपको एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं देना है। होता क्या है, टेस्ट सीरीज देने से कई बार कई पोर्शंस जो कि अननोन रहते हैं, जो कि उसका बेनिफिट भी है, लेकिन जो अननोन रहते हैं या फिर जो मिस्टेक हो जो होता है, तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने चले जाते हैं, और सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते उसके उसको समझते समझते हमारा टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाता है। समझे। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज जो है कि जनवरी मंथ में कम से कम एक या दो, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। किसी भी कंडीशन में कोई कितना भी फोर्स करे, इसके चंगुल में नहीं फंसना है। टेस्ट सीरीज जस्ट टाइम किलिंग हो जाता है लास्ट में। स्टार्टिंग में वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके देगा, लेकिन लास्ट में वो वीकनेस बन जाता है। आपका पूरा का पूरा 2 डेज 3 डेज जो है कि वो टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करने में ही चला जाता है। तो वो गलती नहीं करना है। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपसे बने या हमसे बने ये जरूरी नहीं है। हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ना कि 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करना है। हम जितना जाने हम उसको बनाए। होता है और इसमें एक क्या होता है कि कई बार जो पोर्शन आपने पढ़ा तो ऑन एन एवरेज सबको पढ़ा रहता है, तो कभी कभी कोई पोर्शन से इजी क्वेश्चन पूछता है, कोई पोर्शन से टफ क्वेश्चन पूछता है। जो टफ वाला पार्ट है वो आप कितना भी प्रैक्टिस कर ले, हम लोग प्रैक्टिस कर ले, उसमें और भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही क्वेश्चन टफ हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो टफ का लेवल है वो वही रहेगा या उस चीज नहीं होगा। चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हम कितना भी पढ़ के जाए, अगर वो हमारे डोमेन से बाहर आ जाता है तो हम उसको नहीं सॉल्व कर पाते। तो उसके लिए क्या है कि जो भी बोला ना मैंने, एक डिफाइंड सिलेबस में ही हमको रह के पढ़ाई करना है। उसमें बेनिफिट क्या होता है कि कभी कभी किसी पोर्शन से इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम उससे स्कोर को मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये हमारा एक बेनिफिट होता है। ठीक है ना। एंड लास्ट, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपने कवर कर लिया है, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में आपने कमांड कर लिया है, टेस्ट सीरीज देके आपने अपने स्ट्रेंथ को और अपने वीकनेस को समझ गए हैं, जहाँ वीक है उसको और आपने स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया हुआ है। ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाने से क्या होता है, आपको पैटर्न समझ में आता है, आपके आपको कुछ मेथड्स समझ में आते हैं, कुछ प्रोसेस समझ में आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो है कि इसी तरह से वो रिपीट कर रहा है। क्वेश्चंस न्यू है, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, जो आपका साइंस होता है, वो आप देखेंगे कि वो वही पिछले 2 साल 3 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसी पैटर्न में वो पूछ के हमको पूछ रहे हैं। तो क्या फायदा होता है
तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें वो पैटर्न को जल्दी याद हो जाता है, ये ध्यान में रहता है कि नहीं ये 2022 का क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ था इस तरह से, इसको हम लोग को इसी तरह से हैंडल करना है। तो ये एक बेनिफिट होता है कि कम समय में पीवाईक्यूज को करके हम 2-3 कम से कम मिनिमम क्वेश्चंस को आप करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं फाइनल एग्जाम में। ओके, सो लिमिटेड सिलेबस, कमांड्स ऑन न्यूमेरिकल, टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये चारों मिलके आपको गेट को इजी करता है, गेट के एंट्रेंस एग्जाम को और भी इजी करता है क्वालिफाई करने के लिए। नाउ नॉट this is not enough, one more thing is required, and therefore I have put into the next slide, that is also very very important. I think more than this, what is that? The practice. प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़ना है, इसमें कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कमांड, हमारी एबिलिटी उतनी इंक्रीज होगी। प्रैक्टिस करना हमें नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस हमें रेगुलर मैनर में करना है, हमें ऐसा हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। ये हमारा कॉन्फिडेंस, एबिलिटी और हमारा आईक्यू बोलिए या फिर हमारा लर्निंग बोलिए, आप इसको इंक्रीज करता हुआ चलता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सिलेबस को लिमिटेड करना है, न्यूमेरिकल में कमांड करना है, टेस्ट सीरीज देना है जिससे आपको वीक पोर्शन को आइडेंटिफाई करना है, प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इन सब को करने के बाद हमें इन सब का रिवीजन हो या प्रैक्टिस हो, वो नहीं छोड़ना है। इन सभी चीज़ों को अगर हम कंटिन्यूअसली ध्यान में रखें तो हम एक बहुत अच्छा इसको कर सकते हैं। वन मोर थिंग, हमें क्या समझना है कि गेट में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग होता है ये एक तरह से आपको पीछे खींचने का काम करता है। समझ लीजिए कि जैसे एक पड़ोसी होता है समाज में जो कि नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, उसी तरह से ये नेगेटिव मार्किंग भी आपके साथ एक अटैच होता है कि ये नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े। आपको ये नेगेटिव मार्किंग कभी कभी जो आप 35 नंबर्स लाने वाले थे, नेगेटिव करने के चलते ये 27 में आ गए, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड होने वाले थे, एक अनक्वालिफाइड में आ गए। तो ये जो डिमेरिट है नेगेटिव का, इससे आपको बचना है, इससे भी बचना बहुत जरूरी है। अगर हम इससे नहीं बच पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि जहां आपका 35 मार्क्स आ रहा था वहां आप 27 मार्क्स में लटक, जहां आप क्वालिफाई हो रहे थे, गुड रैंक लाने जा रहे थे, वहां पर आप एक अनक्वालिफाइड पर्सन में चले गए। तो समझिए कितना नुकसान होता है। बहुत सारे लोग अब देखे होंगे गेट में, किसी का -2 आ रहा है, किसी का -10 आ रहा है, किसी का -1 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं? माइनस तो होता नहीं है, 1 to 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन आंसर नंबर होते हैं टोटल। तो ये माइनस कहाँ से आ रहा है? तो ये माइनस इन्हीं से आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग से। 1/3 फॉर 1 मार्क्स, 2/3 फॉर आपका 2 मार्क्स। तो आप समझिए ये नेगेटिव मार्किंग जो होता है ये कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेलने का काम करता है, और इसीलिए नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। जो आता है, जो सही आता है उसी को सॉल्व करना है, जो नहीं आता है या जिसमें कंफ्यूजन है, जो नहीं आता उसको तो छोड़ ही देना है, और जिसमें कंफ्यूजन है उसको आप मार्क करके रखिए। एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन अगर समय बचता है, इफ टाइम परमिट्स, और आपने अगर मोर देन 60 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है तब आप उसको अटेम्प्ट लीजिए। अदरवाइज जब आपने ऑलमोस्ट 60 मार्क्स के आसपास में क्वेश्चन को अगर कवर कर लिया है, तब डाउट क्वेश्चंस को भी जरूरी नहीं है कि आपको टच करें, दैट इज इनफ। अभी 60 में अगर हमारा 2-3 क्वेश्चन गलत भी होता है तो हम 50, 55, 52, 48 के आसपास में आकर रुकते हैं, दैट इज वेरी गुड, गुड मार्क्स। बात समझ रहे हैं? तो नेगेटिव से भी अपने आप को बचना है। मैं सभी गेट 2027 एक्सपेरेंट्स को कहूंगा
कि आप अपने सिलेबस को लिमिटेड कीजिए, न्यूमेरिकल्स में जितना कमांड कर सकते हैं कीजिए, यूनिट को ध्यान में रखना है, टेस्ट सीरीज देना है, बट नियर द एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज में आपको नहीं इंटरफेयर करना है। आप अपना रेगुलर रिवीजन में ध्यान रखना है, प्रैक्टिस में ध्यान रखना है। फोर्थ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कंटिन्यूअसली आपको सॉल्व करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उससे मिल ही जाता है। प्रीवियस एटलीस्ट कम से कम 3 इयर्स का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। जो क्वेश्चन डाउट आता है या जो नहीं लगता है कि आपको सही हो पा रहा है, प्लीज उसको छोड़ देना, उसको अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आप 50 मार्क्स का, 55 मार्क्स का, 60 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, तब आपको डाउट क्वेश्चंस को नहीं छूना है, क्योंकि आपने जिसमें ऑलरेडी आपने डैम श्योर रहे हैं उसमें भी 2-3-4 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। वो नेचुरल है, ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ मेरे ही साथ होता है या आप ही के साथ होता है, ऐसा कभी मत समझिएगा। वो नेचुरल है, वो ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। कोई 2-4 एक आध% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें कमांड ले आ पाते हैं, अदरवाइज होता नहीं है। वो जाना हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके आते ही आते, एक आध दो क्वेश्चन हो ही जाता है उसमें। वो एग्जाम का प्रेशर है, समझे, वो नेचुरल है, वो आना ही आना है। अगर आपने तैयारी की है, आपने मेहनत की है, आपने परिश्रम किया है, आपने समय दिया है, तो आप थोड़ा सा डर महसूस करेंगे अपने अंदर एग्जामिनेशन में, और वही डर आपको क्वालिफाई भी कराता है। डर, पूरा डर नहीं, थोड़ा डर वो होता है जो मेहनत करता है। जो नहीं करता वो देखिए निडर रहेगा, वो सुबह आराम से उठेगा, उसको पूरा भरपूर नींद आएगा, वो अपना एग्जाम लिखने जाएगा, 1 घंटे में एग्जाम भी खत्म करेगा, थोड़ा सा नींद भी ले लेगा और नींद लेके चला भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्री, उसको पता है कि मेरा नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने समय दिया है, जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने एक तरह से समझ लीजिए कि अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको समझ में आता है कि नहीं, मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। जब उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है, उसके लिए जब आपने समय दिया होता है, तब थोड़ा सा डर जो है मन में आ ही जाता है। तो हर एक में, अपने 10th एग्जाम में भी देख लीजिए, अपने 12th में भी देख लीजिए, अपने कंपटीशन एग्जाम में भी देख लीजिए, या किसी और दूसरे एग्जाम में भी देख लीजिए, या इवन सेमेस्टर एग्जाम में भी आप देख लीजिए। जब पढ़े होते हैं तो हल्का सा लगता है कि अरे जो हम पढ़े उसी में से आएगा ना। और जो पढ़ के नहीं जाता बंदा, देखिए वो निश्चिंत रहता है, तो पता है कुछ भी आएगा हमको वही चीज लिखना है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो जो पढ़ के जाते हैं उसके लिए होता है। एंड लास्ट, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस अपना बनाए रखना है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जितना कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप गेट एग्जाम क्वालिफाइड होने के उतने नियर अबाउट हो जाएंगे। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस, ये दो चीज आपको बहुत स्ट्रांगली गेट एग्जाम पे क्वालिफाई करने में हेल्प करता है। आई थिंक ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको इसमें से कोई डाउट है, या कुछ और भी आपको अगर चाहिए है, या कुछ और आपको सुनना है, या कुछ ऐसा चीज़ जो कि मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कमेंट्स में देख के उसका रिप्लाई करूँगा, या उस पर अगर कोई नया वीडियो बनाना होगा तो मैं नया बनाऊंगा। सो ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।